हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग 12th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्या किया गया, पूछा गया है। तो ये सेट जो है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री से ही लिया गया है। तो ये सारे इसमें इस सेट में सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री का देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन। चलिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टल ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित होती है, दीर्घ परासी होता है और उसमें आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कांच जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, कांच आपका क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। रबर भी क्रिस्टलीय ठोस नहीं है चूंकि ये अक्रिस्टलीय है। शक्कर, शक्कर का मतलब होता है सुगर, यानी कि C12H22O11, और ये जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो प्लास्टिक भी आपका क्रिस्टलीय ठोस नहीं है क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, कोणों की व्यवस्था नियमित एवं दीर्घ परासी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस आयन की चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक होता है? तो आयन की चालकता निर्भर करता है उसके आकार पे। ठीक है, तो सीजियम का आकार क्या है? बड़ा है। तो सीजियम का आकार बड़ा होगा तो इसका जलीय विलयन में उसका गति जो होगा, जो मूवमेंट होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। तो सीजियम का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबके सब अल्कली समूह के क्या है? एटम है, आयन है। लिथियम का सबसे कम होगा, सीजियम का आकार बड़ा है, इसलिए उसकी जलीय विलयन में चालकता सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का ऑक्सीकरण सरलता से हो जाता है? तो किसका ऑक्सीकरण सरलता से होगा ये आपको पता चलता है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन सभी धातु में अल्युमिनियम सबसे ऊपर है। ठीक है, तो अल्युमिनियम जब सबसे ऊपर है तो इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर होता है उसका ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा होता है। तो अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्लेटिनम है, कॉपर है, अल्युमिनियम है और सिल्वर है, तो इन सभी में अल्युमिनियम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें ऑक्सीकरण क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है। तो दूध क्या है? तो दूध जो होता है वो इमल्सन का निर्माण करता है, यानी कि पायस का निर्माण करता है। तो इसमें वसा जो है जल के रूप में बूंद बूंद के फॉर्म में होता है। तो दूध जो होता है आपका क्या है? पायस है, यानी कि इमल्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किस में देखने को मिलेगा? विद्युत अपघट्य के विलयन में बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोलाइडी विलयन में यस, कोलाइडी विलयन में ही आपको प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट क्या करना है? पढ़ना है। तो कोलाइडी विलयन में आपका प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या से मापते हैं। तो स्वर्ण संख्या से क्या मापते हैं? तो आपको क्या करना था? स्वर्ण संख्या होता क्या है कि 10 ml हमने क्या किया? गोल्ड का सॉल्ट लिया, उसमें KOH डाला तो पूरा का पूरा विलयन ऋण आवेशित हो गया। अब उस ऋण आवेशित में हमने 1% 1 ml NaCl क्या कर दिया? डाल दिया, जिसके कारण वो उसके सारे न्याय को खत्म कर दिया, यानी कि डिस्टर्ब कर दिया। अब उस चीज से बचने के लिए, उस विलयन की NaCl से रक्षा करने के लिए द्रव से नहीं कोलाइड विलयन को क्या किया जाता है? डाला जाता है, ताकि हमारा कोलाइड विलयन सुरक्षित रहे। तो जितना मात्रा में हम द्रव से नहीं कोलाइड विलयन डालते हैं मिलीग्राम में, उसकी मात्रा को ही क्या बोलते हैं? स्वर्ण संख्या। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि द्रव से नहीं कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड का क्या होता है? रक्षण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट, तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान देंगे, तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त होता है वो निकल होता है। निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तेल के हाइड्रोजनीकरण में। ये सिंपल सवाल था। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विमाएं घनीय इकाई सेल को दर्शाता है? तो इकाई सेल में 2 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है अक्षीय कोण और दूसरे को बोला जाता है अक्षीय दूरी। तो आपसे पूछा गया है कि घनीय इकाई सेल, घनीय मतलब क्यूबिक, और आपको ट्रिक बताया गया था कि QT और HMT, QT और HMT। तो Q का मतलब कौन सी? क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है घनीय। बार कोड होता है 0 1 2 0 1 2
तो 0 का मतलब है कि सभी भुजा इसका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और शुरू के 3 गो जो होता है उनका अक्षीय कोण एक समान होता है, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, निम्न में से कौन सी विमाएं घनीय इकाई सेल है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी क्या कर सकते हैं, ट्रिक से निकाल सकते हैं, क्लास में हम बहुत अच्छे से बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि किसी इकाई सेल में W परमाणु घन के कोना पर है। तो चलिए पहले इसका लोकेशन दिखा देते हैं कौन कहां कहां है। तो ये मेरे पास कोई इकाई सेल है, ठीक है। बोला जा रहा है कि W परमाणु घन के कोना पर है, तो W परमाणु कहां पर है, घन के कोना पर। ऑक्सीजन परमाणु कहां पर है, तो किनारा केंद्र पर। और सोडियम परमाणु को रख दिया है कहां है, घन के कोना पर। तो सोडियम परमाणु जो है वो घन के कोना पर है, ठीक है सर। और W परमाणु सोडियम परमाणु जो है वो घन के केंद्र पे है, कहां पे है, केंद्र पे, ध्यान रहे। और W परमाणु कहां पर है, कोना पर है। और ऑक्सीजन परमाणु कहां पर है, किनारा पर है, ठीक है। तब केंद्र पे है तो केंद्र कितना होता है, एक, साझा एक ही होगा, अनुपात। कोना पे है तो कोना कितना, 8, और एक कोना पे साझा 1/8। ये किनारा पर है तो किसी घन में किनारों की संख्या 12 होती है, और एक किनारा जो होता है 1/4 का क्या करता है, साझा करता है। तो ये 1 × 1 हो जाएगा, 8 ये भी कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 4 × 12 यानी कि 3 आ जाएगा। यानी सोडियम का संख्या 1 होगा, टंगस्टन का संख्या 1 होगा, और ऑक्सीजन का संख्या 3 होगा। तो इस तरह से NaWO3 ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर क्या है, 1 है, ठीक है। इस तरह से बहुत सवाल पूछा जाता है, कभी कि किसी धातु को रख देगा, कभी AB को रख देगा, कभी XY को रख देगा, और ऐसे कर करके आपसे सवाल क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल घन में संकुलन क्षमता होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरल घन में संकुलन क्षमता जो होता है वो π/6 फ्रैक्शन में होता है, ध्यान रहे। फ्रैक्शन में कितना होता है, π/6, लेकिन न्यूमेरिकल में कितना होता है, नंबर में 52%, परसेंट में कितना होता है, 52%। और ये पाई इंटू √2/6 ये क्या है, तो ये है आपका FCC, और FCC में कितना होता है, 74% परसेंटेज में, और फ्रैक्शन में पाई इंटू √2/6। ये पाई इंटू √3/8 है, ये BCC के लिए है, ये सरल घन है, ये FCC है, और ये BCC है। तो BCC में फ्रैक्शन में इतना होता है, परसेंटेज में 68% होता है, ध्यान रहे। तो आपसे परसेंटेज में भी पूछ सकता है और फ्रैक्शन में भी पूछ सकता है। तो सरल घन का पूछा था, तो सरल घन में संख्या कितना होता है, ऐसी संकुलन क्षमता कितना होता है, π/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कि षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में कोणों का व्यवस्था होता है। तो षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन में जो कोणों का व्यवस्था होता है वो होता है AB .. में, ABC ये जो होता है आपका CCP में या FCC में होता है, ठीक है। और AA जो होता है वो वर्गाकार निविड़ संकुलन में होता है। तो आपसे सवाल पूछा है कि षष्ठकोणीय में कोणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो षष्ठकोणीय में कोणों की व्यवस्था कैसी होती है, तो AB ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। CCP में पूछेगा तो ABC ये CCP के लिए है, और ये क्या है, यह आपका षष्ठकोणीय के लिए। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस अनुचुंबकीय है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा, अनुचुंबकीय का मतलब होता है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान रहे। अनुचुंबकीय का मतलब होता है जिसके पास क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। कॉपर का कितना होता है, 29, तो इसको हम इनर्ट गैस वाइज लिखते हैं, ठीक है। तो आर्गन का कितना होता है, 18, और ये 3D, और ये क्या है, 4s। तो 18, और ध्यान दीजिएगा इसमें एक्सेप्शन है, कॉपर क्रोमियम इसमें एक्सेप्शन होता है। तो ये 18 1 19 19 10 29। तो हम 72 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, यहां पे देखा जाए। तो डी में कितना है, 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और एस में कितना है, 1 है। कायदे से यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ना होकर यहाँ पे 1 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, 10, ठीक है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसके बातम कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है,
अनुचुंबकीय है, यानी कॉपर क्या होगा, होगा। क्रोमियम की बात कर लें, क्रोमियम का कितना होता है 24, इसमें भी एक्सेप्शन आता है, आर्गन 3d4s1, तो 18 1 19 और 19 5 24, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो इसका जब आप लिखोगे, ध्यान रहे, इसका जब आप लिखोगे तो डी में कितना है 5, 1 2 3 4 5, यानी कि, और इसमें कितना है 1, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें भी जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये भी क्या है, अयुग्मित है, तो यानी कि अनुचुंबकीय होगा। निकेल को चेक कर लेते हैं, तो निकेल का कितना होता है +2 है और ये 28 है, ठीक है। तो निकेल का 28 होता है, तो आर्गन 3d4s, तो 18 2 20, 20 और 8 28, 20 और 8 28, लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज है। +2 चार्ज का मतलब है कि अपने बातम कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करा है, त्याग करा है, तो ये क्या हो जाएगा खाली, यानी कि ये इसके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पूरी तरह से खाली है, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा अनुचुंबकीय। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका अनुचुंबकीय होता है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, इसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाता है, लिखकर देखा जाता है कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है, और जिसके पास नहीं होता है यानी कि वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी, और ये सवाल कई बार क्या करता है, पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण निम्न में से किस समूह के डोपिंग से होता है। तो पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पी का मतलब होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो धनात्मक कब होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, जो अर्धचालक है, वो सिलिकॉन होंगे या फिर जर्मेनियम होंगे, जो ग्रुप संख्या कहाँ के हैं 14 के हैं, यानी कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसमें बोल रहा है कि किसको डोपिंग करने पर धन आवेश आएगा, तो इससे कम डालेंगे। अगर यहाँ पे सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन निकाल के इससे कम संयोजकता वाले परमाणु को इसमें डाल दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। निकालें 4 और डालें 3 तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पूरे अर्धचालक पे कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा वाले को डाल देंगे, ज्यादा संयोजकता वाले को डाल दिए, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाएगा, तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। ऋण आवेश आने का मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब एन टाइप। तो बोल रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण में किस समूह का डोपिंग होता है, तो इससे कम करना पड़ेगा। 14 है तो इसमें किसका करना पड़ेगा 13 का। तो समूह संख्या कौन हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो ऐसे कभी पी टाइप कभी एन टाइप। तो पी टाइप के लिए उससे कम डालना होगा और एन टाइप के लिए उससे ज्यादा डालना होगा, यानी कि समूह संख्या 15 को, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, तो जब दो गैसों को मिश्रण को या द्रवों को मिश्रण को एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं, उबालते हैं, तो उसे बोला जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। जब दो द्रवों के मिश्रण को स्थिर ताप पर उबालते हैं तो उसे बोला जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा स्थिर ताप पर उबलने वाला मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी क्या है, तो जब दो द्रव को एक स्थिर ताप पर क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर उबालते हैं, तो उसको बोला जाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, किस विलयन का परासरण दाब उच्च होता है। तो यहां पर तो यूरिया है, यूरिया जो होता है वैद्युत अनअपघट्य होता है और इसके लिए आई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, यानी कि 1, मतलब कि ये पानी में टूटे उठेगा नहीं, इसमें आयन नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोज में ये भी आई का वैल्यू क्या है 1, चूंकि ये वैद्युत अनअपघट्य है। HCl को पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा, तो एक धनायन और एक ऋणायन, तो इसमें आयन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा Ba+2 और 2Cl-, तो इसमें आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो जिसमें आयन का संख्या ज्यादा होगा उसका परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। पाई बराबर ICRT, यानी कि पाई समानुपाती है किसके, आई के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलरता को लिखते हैं। तो मोलरता है क्या भाई, मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को। सिंपल है, ऊपर में मोल है और नीचे आयतन लेना आपको लीटर में, तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल में गैस की विलीयता निर्भर करता है। जल में गैस को हमको घुलाना है, मिलाना है, तो वो निर्भर करेगा कि गैस की प्रकृति कैसी है, दूसरा कि तापमान कैसा है, कि गैस का दाब पर और सभी पे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सभी, क्योंकि गैस की विलीयता इन सभी फैक्टर पे क्या करता है, निर्भर करता है कि गैस हमारा किस नेचर का है, किस तापमान पे ये सारी घटनाएं हो रही है, किस दाब पे हो रही है। तो किसी गैस का जल में घुलना या मिलाना इन सभी फैक्टर पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कृत्रिम अर्धपराग में झिल्ली होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड, ध्यान रहे, कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है वो कृत्रिम अर्धपराग में झिल्ली होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, Cu2FeCN का होल 6, इसी को कॉपर फेरोसाइनाइड बोलते हैं। और कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है कृत्रिम अर्धपराग में झिल्ली होता है। और अर्धपराग में झिल्ली का मतलब होता है जिससे विलायक के अणु आर पार कर सके। अब 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन का मोललता पूछा हुआ है। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला रखेंगे मोललता का। मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का भार गुणे 1000। यहाँ पे 1000 से गुना इसलिए की है क्योंकि विलायक का भार कौची में दिया है, ग्राम। ये विलायक है और ये विलय है, ज्यादा मात्रा में और वो कम मात्रा में है, सिंपल। और यहाँ पर विलय का अणु भार आगुणे विलायक का भार, ध्यान रहे यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। तो मोललता बराबर विलय का भार कितना दिया हुआ है 18 इंटू 1000। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका अणु भार निकालोगे तो 180 निकल कर आएगा। ठीक है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो सबको गुणा भाग करोगे तो कितना आएगा 180। तो 180, अब विलय का भार कितना दे रखा है 500। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो हो जाएगा 2 नवा 18, यानी कि 18 बट्टा 90, 18 पाँचे 90, 1/5, यानी कि कितना आ जाएगा 0.2। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन अणुसंख्या गुण है? अणुसंख्या गुण का मतलब होता है किसी विलयन का वह गुण जो विलय के संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पे। तो प्रासरण दाब जो होता है आपका अणुसंख्या गुण होता है। प्रासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, टोटल 4 अणुसंख्या गुण होते हैं। तो इस आंसर प्रासरण दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया दे दिया है और अभिक्रिया देकर बोला है कि इसका व्यंजक लिखे, दर व्यंजक। बहुत सिंपल है, आपको पता है कि अभिकारक का सांद्रता समय के साथ घटता है और प्रतिफल का सांद्रता समय के साथ बढ़ता है। तो ये अभिकारक है। तो -dN2/dt इज इक्वल टू, यहां भी माइनस लगेगा लेकिन इसके गुणांक से क्या करेंगे, भाग देंगे, 3dH2/dt। बहुत बढ़िया। और यहां पर ये प्रतिफल है तो प्रतिफल में प्लस लगता है और गुणांक से भाग दे देंगे, dNH3/dt। अब देख लो इसमें से कौन मैच कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो मैच कर रहा है, बाकी सब मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट अगला जो सवाल है वो है कि अर्ध आयुकाल और सांद्रता दे रखा है, ग्राफ दिया है और ग्राफ देकर बोल रहा है कि किस अभिक्रिया के लिए है। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो होता है वो होता है A/2K, A/2K, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब सांद्रता बढ़ेगा तो अर्ध आयुकाल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि। प्रथम कोटि अभिक्रिया तो सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के दर में वृद्धि कैसे करता है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक जो करता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर के गति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो बढ़ाता कैसे है, तो संकीर्ण ऊर्जा में कमी करके या संकीर्ण ऊर्जा में वृद्धि करके या अभिकारक से क्रिया करके या प्रतिफल से क्रिया करके। तो अगर अभिकारक का संकीर्ण ऊर्जा कम कर दी जाए,
उत्प्रेरक क्या करता है, ये उत्प्रेरक अभिकारक संकीर्ण ऊर्जा को ही क्या कर देता है, कम कर देता है। तो संकीर्ण ऊर्जा कम होगा तो अभिकारक के अणु जल्दी जल्दी रिएक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करके जल्दी जल्दी प्रतिफल का निर्माण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक के कारण रासायनिक अभिक्रिया के दर बढ़ जाता है। तो दर क्यों बढ़ता है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा में कमी आती है। संकीर्ण ऊर्जा क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने के लिए अभिकारक को दी जाने वाली वह न्यूनतम मात्रा या न्यूनतम ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। तो संकीर्ण ऊर्जा में कमी कर देता है उत्प्रेरक, और कमी होगा तो अभिकारक के अणु खूब आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके प्रतिफल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक का आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कहता है। यस, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का अणु तबे भाग लेगा जब उसके पास अपना क्या होगा, न्यूनतम ऊर्जा होगा, और उस न्यूनतम ऊर्जा को बोला जाता है संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये अभिक्रिया दे दिया है और देकर बोला है कि बताइए किस कोटि का है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक ये भी, अभिकारक ये भी है, और इसका जो गुणांक होता है वो क्या होता है, घात हो जाता है। जो गुणांक होगा वही इसका घात होगा, 2 है, इसका कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो R बराबर लिख सकते हो K NO2 का पावर 2 और O2 का पावर O। तो अभिक्रिया की कोटि पूछा हुआ है, तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है, तृतीय कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जल को जो लेते हैं वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। देखने से लगता है कि ये हमारा अभिक्रिया द्वितीय कोटि है, क्योंकि यहाँ पे 2 अभिकारक के अणु भाग लिए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक अभिकारक के अणु होता है, इसको नगण्य हो जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ये एक है, तो देखने से लग रहा है कि 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है। शून्य कोटि है, बिल्कुल नहीं। प्रथम कोटि है क्या, यस प्रथम कोटि है ये, लेकिन कौन सा प्रथम कोटि है, आभासी प्रथम कोटि, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आभासी प्रथम कोटि, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे सेल दिया हुआ है, और सेल ये डेनियल सेल है। ये कौन सा सेल है, डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल है। और डेनियल सेल कर विभव का मान दे दिया हुआ है, तब आपसे ई नॉट सेल पूछा हुआ है। ठीक है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, अगर अपचयन विभव दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे चेक करना है, +2 से 0 है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, मतलब यहाँ पे अपचयन विभव दिया हुआ है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, +2 से क्या हो रहा है, 0, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अपचयन विभव दिया है, मतलब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब क्या करना है, फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। सबका डेटा दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूला में पुट कर देगो, ई नॉट सेल बराबर राइट। राइट में कौन है, कॉपर वाला, और कॉपर का कितना दे रखा है, 0.34 फॉर्मूला से, माइनस लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में जिंक है, और जिंक का अपचयन विभव कितना दिया हुआ है, -0.76 वोल्ट है ये सब। ठीक है, तो ई नॉट सेल बराबर जोड़ दोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है कि कॉपर सल्फेट के विलय में 5 एम्पियर विद्युत धारा आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट। ठीक है, प्रवाहित किया जाए तो कॉपर का भार ज्ञात कर, यानी कि W पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, W बराबर A/NF × I × T। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन दिया है, कौन कौन डेटा नहीं दिया है। A का मतलब होता है परमाणु भार, तो कॉपर का परमाणु भार होता है कितना, 63.5, बहुत बढ़िया। और F 1 फैराडे बराबर होता है 96,500। ठीक है, यहाँ पे I करंट दिया हुआ है कितना, 5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 30 मिनट। तो 30 मिनट नहीं चाहिए, 30 सेकेंड चाहिए। तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, चेंज हो जाए सेकेंड में।
अब आपको देखा जाए कॉपर सल्फेट है ना, तो इसका रिएक्शन पहले लिखना पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट को जब तुम तोड़ोगे विद्युत अपघट्य विलयन में, तो ये टूटेगा Cu+2 और SO4-2, चूंकि हमको N निकालना है। तो ये कॉपर +2 है, तो ये कहाँ जाएगा? कैथोड पे। कहाँ जाएगा बाबू? कैथोड पे, और कैथोड पे माइनस होता है, तो Cu+2 जो है कैथोड पे अपचयन होता है। ये कॉपर क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि यहां से N का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब सारा डेटा इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे, ठीक है। तो W बराबर A का मान कितना हुआ है? 63.5 इंटू करंट का मान कितना दिया हुआ है? एम्पियर, 5 एम्पियर। टाइम कितना है? तो 1800। क्या हो जाएगा? 1800। उसको सेकंड में चेंज कर, चूंकि टाइम हमको सेकंड में चाहिए, बटा N कितना दे रखा है? 2, और 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500। अब इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो यहां से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो यहां से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 1 जीरो से पुनः 1 जीरो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप काट दोगे, ये 2 9 क्या हो जाएगा? 18, 9 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 635 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 9650। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर अप्रॉक्स जो आएगा वो 2.96 ग्राम निकल कर आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अब देखिए यहां पर NaCl, HCl और CH3COONO के लिए मोलर चालकता दे दिया है अनंत अनुता पर। तो सबसे पहले इस तरह के रिएक्शन को लिखने के लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है? तो CH3COONA, और ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ। कैसे? तो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये क्या है? प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा CH3COOH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NaCl। अब सबका मोलर चालकता अनंत अनुता पर दे दिया है, इसका पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा मोलर चालकता अनंत तनुता पर CH3COOH को इधर लाएंगे, इधर, और उसको क्या करेंगे? इसका ये वाला NaC वाला जब इधर आएगा तो घट जाएगा। तो मोलर चालकता अनंत तनुता पर CH3COONA प्लस मोलर चालकता अनंत तनुता पर, मोलर चालकता अनंत तनुता पर जो है, मोलर चालकता अनंत तनुता पर NaCl का, ये NaCl इधर आ जाएगा, NaCl, ये HCl है ना, यहाँ पर HCl है, HCl, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस मोलर चालकता अनंत अनुता पर NaCl, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबका डेटा दिया हुआ है। CH3COONO का मान कितना दिया है? CH3COONO का मान दिया हुआ है आपका 96 प्लस HCl का मान कितना दिया हुआ है? HCl का मान दिया हुआ है 425 माइनस NaCl का मान कितना दिया हुआ है? NaCl का मान दिया हुआ है आपका 128। अब जोड़ घटाव करना है, कुछ है नहीं, तो 425 में 96 जोड़ेंगे, 6 5 11 के 1 हाथ में लगल 1, 9 11 12 के 2 हाथ में लगल 1, 4 1 5, यानी कि 525। तो 525 में से 128 क्या करोगे? घटा दोगे। तो घटाओगे तो ये निकल कर आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 393 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे न्यूमेरिकल बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है? जैसे तनुता बढ़ाएंगे तो विलयन का मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता तो बढ़ता है, लेकिन विशिष्ट चालकता जो है वो क्या होता है? घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब होता है जिसको विलयन में डालने पर वो पानी में टूट जाए, और जो नहीं टूटे वो क्या बोलते हैं? वैद्युत अनअपघट्य। तो यूरिया जो है वो वैद्युत अनअपघट्य है, वो पानी में टूटता उड़ता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। रहने देते हैं, चलिए अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।